मौत बेकाबू। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना का कहर लगातार जारी है। बता दें, बीते 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के 2,63,533 नए मामले सामने आए। संक्रमण से 4,329 लोगों की जान भी गई है। हालांकि राहत देने वाली खबर यह है कि 24 घंटे में 4,22,436 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। यह मौत का आंकड़ा जैसे पहले था वैसे ही बना हुआ है। जब 4.5 लाख 4 लाख के तकरीबन मामले सामने आ रहे थे, उस दरमियान भी 4,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे थे। 44-4500 लोग संक्रमण की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह रहे थे। आज भी आंकड़ा वही बना हुआ है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक जरूर लगा है। और कोरोना के बीच ब्लैक फंगस ने भी देश में दस्तक दी है। ब्लैक फंगस के मरीज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी जो चिंता का विषय पूरे देश के लिए अभी व्याप्त है। राहत देने वाली खबर यह है कि 4,22,436 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट कम है, ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन मरने वालों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि संक्रमण को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए 25 राज्यों में कोरोना लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू लागू है। और शायद यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार में कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता मौजूद है। हमारे साथ हिमांशु कानपुर से है, पुलकित हरदोई से और भानुचंदेन उन्नाव से। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिले में संक्रमण का क्या आंकड़ा है इस वक्त, और क्या कुछ धरातल स्तर पर वहां पर कोरोना को लेकर देखा जा रहा है? हिमांशु। पूर्वी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से कानपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे थे, उसी हिसाब से आज वर्तमान समय में स्थिति ये है कि कानपुर में जो कोरोना के संक्रमण के मामले हैं उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। जहां लगातार 2,000-2,500 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं आज कल की ये पोजीशन थी कि 157 केस थे कोरोना के नए। उसी हिसाब से कानपुर में जो संक्रमण है वो काफी कम हो गया है। और जो स्थितियां हैं वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी मेहनत और जो कोरोना फ्रंट वॉरियर्स हैं उनकी मेहनत ये रंग लाई है, जिससे कि साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो संक्रमण का है वो जो केस नए आ रहे थे उनमें कहीं ना कहीं बहुत गिरावट आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है हमारे यहाँ सीएमओ, उनकी तरफ से 40 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा सड़क पर जो भी व्यक्ति जा रहे थे आ रहे थे उनकी जांच करी जा रही थी कोरोना की, और उनकी सैंपलिंग करी जा रही थी, एंटीजन रिपोर्ट करी जा रही थी। क्या रिपोर्ट आती थी उसके आधार पर वो अपनी आगे की कार्रवाई कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक कारगर साबित हुआ है कि जो टीमें गठित करके उन्होंने जांच कराने का निर्णय लिया था, वो इनका साफ तौर से निर्णय जो उसकी अच्छा और सराहनीय जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बिल्कुल हिमांशु, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर का सबसे बड़ा एलएस है और ये जीएससीएम मेडिकल कॉलेज है, जहाँ लोग शिक्षा भी प्राप्त करने आते हैं। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आशीष कुमार, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, जो कि लगातार कोविड के पेशेंटों के पास में और साथ में उनका उपचार भी कर रहे हैं, उनका देखरेख भी कर रहे हैं। वो मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। हिमांशु, आप उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें कोरोना की स्थिति को लेकर। और क्योंकि ब्लैक फंगस भी अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। यूपी के अंदर ही ब्लैक फंगस के 5-6 मरीज सामने आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में 2 की मौत भी हो गई है। तो डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करें और कोरोना की स्थिति का जायजा लेने, तमाम चीजों के बारे में चर्चा करने की आप कोशिश करें। हिमांशु सर, ये जो ब्लैक फंगस था उससे अभी कोरोना चल रहा था, उसके बाद ब्लैक फंगस आया है, इससे आप क्या कहेंगे सर? कोरोना चल रहा है, उसके साथ 8 दिनों को कोई ब्लैक फंगस चल रहा है। तो ये कहना चाहेंगे कि जो कोरोना में डायबिटिक पेशेंट है, जो कि जिनकी शुगर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य थेरेपी पे चल रहे हैं और ऑक्सीजन पे हैं, उनको ज्यादातर ये इफेक्ट कर रहा है। सर, इससे क्या बताओ है, राहत की क्या बताओ? अगर मान लीजिए कोई पेशेंट इससे ग्रसित हो जाता है, कोई मरीज हो जाता है ब्लैक फंगस का, उसको आप किस तरह टैकल करते हैं और उसको किस तरह उसको नॉर्मल वे में लाते हैं? क्या तरीका है उसको बताओ कि क्या उपाय? ब्लैक फंगस के लिए उपचार और बचाव ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक आम जनता को भी चाहिए जिनकी शुगर बढ़ी हुई है और जो इम्यूनो सप्रेसिव
है उन लोगों को ये चाहिए कि अगर उनके नाक में कोई भी काले रंग का ब्रश आ रहे हैं या नाक के ऊपर काले रंग के धब्बे हैं या मुंह के अंदर के ऊपर ऐसे काले धब्बे हैं, आधा सिर दर्द कर रहा है, पूरा कंडीशन है, नाक बंद है, तो कृपया अपने पास में सरकारी अस्पताल में जाए और कम से कम रूल आउट करें कि उनको कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं है। ब्लैक फंगस के लिए अभी तक हमारे पास 3-4 दिन पहले एक पेशेंट आया हुआ जिसकी टिश्यू बायोप्सी करके हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी किया है, वो ब्लैक फंगस है और उसके लिए हम लोग पूरी टीम गठित है, न्यूरोमेडिसिन के न्यूरो सर्जरी, ऑप्था, ईएनटी सारे डॉक्टर सारे एचओडी मिलकर लोग काम कर रहे हैं ताकि जो पेशेंट आया है उसकी जान बचाई जाए। सर, तो इससे मतलब क्या जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स के आधार पर पहचान हो गई, मान लिया कि ब्लैक फंगस हो गया पेशेंट को, तो उसके बाद वो क्या ऐसा करे जिससे कि वो भविष्य ना हो इसको? पहले तो सबसे पहले आदमी को इस टाइम पोस्ट कोविड पेशेंट की ज्यादातर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोविड पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद अपनी शुगर का ध्यान नहीं करते हैं, उनको अपना शुगर का लेवल मॉनिटरिंग करना है और अपनी डायबिटीज कंट्रोल करना है। और अगर उनको ब्लैक फंगस का डाउट लग रहा है तो पास में सरकारी अस्पताल में जाकर कोई डॉक्टर को दिखाएं और परामर्श करें, उसी से हम इसको काबू पा। तो सुरभि जी, आपने देखा कि आपने सुना कि जो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आशीष मसीह, तो उन्होंने बताया किस तरह ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है और उसके बचाव के क्या तरीके हैं। जी बिल्कुल, हिमांशु बने रहेगा। सीधा चलते हैं हरदोई पुलकित के पास। पुलकित जिले में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जी सुरभि जी, आपको बता देंगे लगातार कोरोना संक्रमण का जो दर थी वो लगातार घटती चली जा रही है। पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 51 केस मिले हैं, जिसमें 76 लोग अभी तक स्वस्थ होकर 24 घंटे में अपने घर गए हैं और 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें अभी तक अगर हरदोई जिले की बात की जाए तो 294 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 91.7% रिकवरी रेट भी है। हरदोई का कोरोना संक्रमण का तो दर घटती जा रही है, पर मौतों की दर अभी कहीं भी घटने का नाम नहीं ले रही है। और धरातल स्तर पर क्या लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? क्योंकि जैसे पहले कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रशासन सख्त दिख रहा था, प्रशासन काफी सख्त तरीके से लोगों से नियमावली का पालन करवा रहा था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी साफ तौर पर ढील देखी जा सकती है। तो ऐसे में क्या स्थिति है जिले की? जी आपको बता दें, लगातार हरदोई के एसपी अनुराग वत्स बराबर दौरा करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, पर उसके बावजूद भी जो है कई दुकानदार ऐसे हैं जो शटर खोल के दुकान मतलब कस्टमर अंदर कर लेते हैं, उसके बाद अपनी दुकानदारी करके जो है आए दिन काम चला रहे हैं। लगातार प्रशासन जो है उन लोगों के ऐसे लोगों के चालान भी कर रहा है। कल आपको बता दें, अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 538 लोगों का बिना मास्क के चालान किया गया था, जिसमें करीब 20,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया था। बिल्कुल पुलकित बनी रहेगा। सीधा चलते हैं अब भानु सिंह चंदेल के पास, सीधा उन्नाव। भानु, क्या स्थिति है कोरोना को लेकर जिले में, और अब संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक लगा है, तो क्या इसके पीछे कोरोना कर्फ्यू भी है? भानु बिल्कुल सुन भी बताना चाहूंगा, कोरोना जो चीन के वुहान का जो जहर है पूरे प्रदेश से पूरे देश में कहर बरपा रहा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में कर्फ्यू लगातार लगाया जा रहा सरकार के द्वारा, उससे कोरोना की जो मरीज है, संक्रमित मरीज मिलने की संख्या जो थी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। मैं उन्नाव जनपद की बात करूं तो पंचायत चुनाव में यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में कोरोना संक्रमित मरीज हुए थे, काफी लोगों की मौतें हुई थी, और आज तक की मैं बात करूं अब तक उन्नाव जनपद में लगभग 190 पेशेंट जो है कोरोना संक्रमित लोग जिनकी मौत हो चुकी है, और अब तक उन्नाव जनपद में लगभग 5.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट जांच उनकी कराई गई, और करीब 800 अभी भी एक्टिव केसेस ऐसे हैं, लगभग 800 ऐसे केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग 12,000 मरीज कोरोना के जो है ठीक होकर अपने घरों जा चुके हैं, और 13,000 लोग जो ऐसे मरीज हैं जो अब तक उन्नाव जनपद में कुल 13,000 लगभग पेशेंट कोरोना संक्रमित पाए गए। लेकिन सरकार ने पंचायत चुनाव ला करके कोरोना को बढ़ाने का पूरा काम किया, उसके बाद में लॉकडाउन लगाया। गरीब आम जो व्यक्ति है उसके रोजी रोजगार पर काफी लंबी मार पड़ी हुई है। लेकिन लॉकडाउन की मैं बात करूं तो लॉकडाउन लगने के बाद उन्नाव जनपद में काफी कोरोना मरीज संक्रमित मिलने की संख्या कम हुई है। अधिकतर तो 200, 250, 300 इस तरह से कोरोना मरीज उन्नाव मिल रहे थे, लेकिन आज के हालात ये हैं कि 40, 45, 55, 60 इस तरह से कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। जहाँ पे मौतें 8-10 करके लोगों को 15 लोगों हो रही थी, आज मौत के स्तर गिरा हुआ है, आज 1-2 करके इस तरह मौतें देखने को मिल रही सुरभि। जी भानु, क्या जिले में लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हैं या फिर प्रशासन को जबरन कोरोना कर्फ्यू के तहत लोगों से नियमों का अनुपालन करवाना पड़ता है? क्या स्थिति है?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रशासन या सरकार वो तो लगातार चाहती है कि उसकी जनता सुरक्षित और सेफ रहे, लेकिन आम जनमानस जो है अपने व्यापार लेकर के, अपने रोजी रोजगार लेकर के वो रोड पे निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और लाजमी भी निकलना है। कोरोना काल का माहौल चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ, लेकिन फिर भी दुकानदार है जो ताला बजाने के लिए सब बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में एल्कोहल शराब दुकानें खोल दी गई है। सुबह 10 से 7 का समय है तो लाजमी है जो बाहर लोग निकलते हैं, एल्कोहल खरीदते हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और प्रशासन दुकानदारों पर डंडा फटकार करके उनका चालान भी करता है, डंडे भी चलाता है, लेकिन जनता या दुकानदार है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं जैसे कोरोना से वैश्विक महामारी के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल भानु, बने रहेगा। सीधा चलते हैं अब कानपुर हिमांशु के पास। हिमांशु, आपके साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप उनसे जानने की ये कोशिश करें ब्लैक फंगस और कोरोना को लेकर। ऐसा क्यों है कि ब्लैक फंगस से भी वही लोग पीड़ित हैं, या तो उन्हें संक्रमण हो चुका है कोरोना का, या फिर वो संक्रमण से पीड़ित हैं? हिमांशु जी 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 सर जी। डॉक्टर, ये जो ब्लैक फंगस आया है नया जो इन्फेक्शन है, इससे क्या केवल कोरोना पेशेंट ही मतलब संक्रमित होते हैं कि क्या नया पेशेंट भी इससे संक्रमित हो सकता है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि कोरोना पेशेंट ही हो जाता इस बार भी हमारी है। लेकिन मैं लोगों से कुछ चीजें कहूंगा, जैसे अगर कोविड पेशेंट हैं तो वो कोविड डिस्चार्ज होते हैं तो वो अपनी शुगर मेंटेन रखें कि उनकी शुगर ना बढ़े। अगर उनको नाक में या कोई भी काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, या आधा सर भारी दिखता है, या नाक में कंजेशन होता है, नाक में काले रंग के टेस्ट निकल रहे हैं, तो पास से डॉक्टर से जाकर संपर्क करें, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखें। और चीज और कहूँगा कि आजकल क्या मैं देख रहा हूँ कि N95 मास्क आदमी खरीदता हूँ 8 से 10 दिन चलाना है, उसको पहनता है, घर जाके रख लेता है, फोन करके रख देता, फिर वो आता फिर अगले दिन पहन लेता। अगर हम देखते हैं ना तो उसके अंदर भी फंगस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप N95 मास्क ले लिया और घंटे आप चला रहे हैं, दिन भर पहना, रात में दिन भर आते हैं, उसके अंदर ह्यूमिडिफाई हुआ और अंदर से गर्म और उसको मिला वातावरण मिला और आपने इसको बंद करके रख दिया, सब शुरू से फिर पहनना चालू कर दिया। तो अगर आप कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल करें तो रेगुलर हो, और अगर N95 इस टाइप के मास्क जो इस्तेमाल करें तो उनको बदलें। ये नहीं कि आप 10 दिन तक उनको 8 दिन तक ये समस्या आ रही है। जो पेशेंट मेरे यहाँ में नॉर्मली मास्क है वो कम से कम वही मास्क कम से कम 6 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, बस इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस में एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी जल्दी हम इसको रूल आउट कर देंगे उतनी जल्दी हम लोग को बचाव कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार ये हमारी आंखों तक पहुंच गया या दिमाग में पहुंच गया, आंखों में पहुंच गया तो आंखें निकालनी पड़ सकती है, और दिमाग में पहुंच गया तो जान जा सकती है। बिल्कुल, ये म्यूकोरमाइकोसिस से बचाव ही सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि पहले हम इससे बचा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु जी, सुना हमने, बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं अब पुलकित हरदोई के पुलकित के पास। सीधा हरदोई, पुलकित, ब्लैक फंगस के मरीज क्या जिले में सामने आए हैं अभी तक? जी आपको सुरभि जी बता दें कि जब ब्लैक फंगस के बारे में हरदोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया अभी हमारे जिले में एक भी कोरोना इसके ब्लैक फंगस के केस नहीं आए हैं। अगर यदि आते हैं तो उनका इलाज किया जाएगा। ब्लैक फंगस जो है कोई नई बीमारी नहीं है, ये पुरानी बीमारी है और ये डिजीज है। डिजीज का इलाज परमानेंट किया जाता है और मेडिकल कॉर्पोरेशन को इसकी दवा जो इसमें प्रयोग की जाती है उसके लिए लिख के दे दिया गया है, जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। और उसके बाद यदि अगर कोई ब्लैक फंगस का मरीज हरदोई में मिलता है तो उसका जो है इलाज किया जाएगा। जी बिल्कुल। पुलकित, कोरोना की जो रफ्तार है उसमें कमी जरूर देखने को मिली है। जिले में कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है, तो ऐसे में क्या लगता है 24 मई तक के लिए हालांकि कोरोना कर्फ्यू है, तो आने वाले समय में कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ाने की जरूरत है, या फिर जो समय अवधि 24 मई तक की है इसमें ही संक्रमण की जो रफ्तार नियंत्रण हो जाएगी आपके हिसाब से? जी आपको बता दें कि जब से कोरोना कर्फ्यू लगा है, मतलब लॉकडाउन जब से लगा है, तब से जो है कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना जो है बहुत ही कम हो गया है। जहां 300 के पार आंकड़ा जा रहा था वहां जो है अब 30, 40, 50 सिमट के रह गया है। पर कोरोना संक्रमित लोगों का मिलना तो जरूर कम हो गया है, पर अभी मौतों का आंकड़ा जो है कम नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें कि 4 लोगों ने जो है कोरोना से मौत हुई है
और 76 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहेगा पुलकित। सीधा चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, आप डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करें कि जब मामले 4 लाख से ज्यादा थे, 4.5 लाख थे, उस दरमियान भी 4400-4300 लोगों की जान जा रही थी। आज मामले 2,65,000 के तकरीबन है। मौत का आंकड़ा वही है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या जो निमोनिया के लक्षण है जिसकी वजह से लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? जी सुरभि जी, मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, लगातार जो संक्रमण पहले बढ़ा था जितनी तेजी से, उतनी मौत के जो आंकड़े थे वो भी बड़े थे। तो उस हिसाब से आज क्या है, संक्रमण कम हो गया, पेशेंट कम मिल रहे हैं, पर मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़े हुए हैं भी। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो मतलब ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो केस है वो कम मिल रहे हैं? जो केसेस कम हो रहे हैं वो अब इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो पब्लिक बाहर कम निकल रही है, क्योंकि संक्रमण का जो रेट है वो संक्रमित लोग एक दूसरे को कम फैला रहे हैं, इसलिए केसेस कम आ रहे हैं। अब क्योंकि जो पहले केसेस हो चुके थे अब वो ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, अगर उनके केसेस में डेथ बढ़ रही है तो वो पुरानी केसेज है। लेकिन अब जो रिसेंटली केसेज आ गए, केसेस कम हो गए हैं और जो जल्दी आ पा रहे हैं तो हम उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको ऐसे अच्छा करके कर सकते हैं। जी सुरभि जी, आपने सुना डॉक्टर ने बताया कि जो केस थे वो कम हो गए हैं, लोगों ने जो लॉकडाउन है उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई पड़ रहा है, और ये जो पहले के पेशेंट थे उनको जो ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, उन्हीं की जो डेथ है उन्हीं के लगातार आंकड़े बढ़े हुए हैं। वैक्सीनेशन भी पूरे देश में किया जा रहा है, तो क्या एक वजह ये भी है कि इसमें कमी की वजह कि वैक्सीनेशन की वजह से भी कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगा है? वैक्सीनेशन भी एक वजह रही। तो इसको क्या माना जाए, जो वैक्सीनेशन किया जा रहा था बराबर, उससे भी क्या कोरोना के जो मामले हैं वो कम आए हैं, संक्रमण के लिए माना जा सकता है? वैक्सीनेशन का तो प्रभाव पड़ा ही है, क्योंकि लोगों में जागरूकता भी आई है, वैक्सीनेशन लोग लगवा भी रहे हैं और इससे बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों में, कोरोना से बचाव भी। और जितना ज्यादा हम लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे उतना अच्छा जल्दी हम संक्रमण के जो चेन होती है उसको तोड़ पाएंगे और कोरोना को जीत पाएंगे। इसलिए वैक्सीनेशन मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सब लोग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बिल्कुल हिमांशु, सुना हमने, बने रहेगा सीधा हमारे साथ। अब हम सीधा चलते हैं भानु के पास, उन्नाव। भानु, संक्रमण को लेकर हम बात कर रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक है, मौत का आंकड़ा जो कहते बना हुआ है, ऐसे में जिले की क्या स्थिति है और लोग कितना हद तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं? सर भी बिल्कुल बताना चाहूंगा, संक्रमण की हम बात कर रहे हैं, लॉकडाउन लगाने के बाद संक्रमण से संक्रमित जो मरीज है कोरोना, उनकी मिलने की संख्या कम हुई है, लेकिन कोरोना से निजात नहीं मिल पा रही है। सवाल ये खड़ा हो, सरकार लॉकडाउन लगा रही है तो स्वाभाविक है लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो संक्रमण कम फैलेगा, लेकिन संक्रमण पर अंकुश कब लगेगा? लोग कब तक घरों में कैद रहेंगे, कब तक लॉकडाउन आप लगाएंगे, कब तक व्यापार बंद रखेंगे? आप कभी न कभी पंचायत चुनाव लेके आते हैं तो कभी उपचुनाव लेके जाते हैं, आज जो चुनाव बीच में ला रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद कर देते हैं, तो फिर ये चुनाव बीच क्यों लाते हैं? तो अभी चुनाव का सिलसिला थमा ही नहीं थमा था, उस कोरोना मरीज मिलने संख्या बढ़ी हुई है, लेकिन सब दूसरे बात अभी कुछ चुनाव बाकी भी है। अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, और उसके बाद कोरोना पड़ेगा। तो लॉकडाउन लगाने से कोरोना संक्रमण के जो रफ्तार है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाना ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सरकार के ऊपर। इसका अंकुश कब लगेगा? वैक्सीनेशन लगाने के बाद, टीका लगने के बाद में लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो रफ्तार कम हो रही है, ठीक है मानना जाता है, लेकिन जो पेशेंट मिल रहे हैं, कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, जो इस संक्रमण का जो इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसको खत्म नहीं किया जा पा रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस पर अंकुश कब लगेगा? बात करूं ब्लैक फंगस की, तो उन्नाव जनपद ब्लैक फंगस के अभी एक भी केसेस नहीं पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर जो भी उनके बचाव की सामग्री है, जो तरीके हैं, उसको अपनाने का प्रयास कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, लोगों से कह भी रहा है कि आप इस तरह की समस्या अगर आती है तत्काल आप अपने नजदीक स्वास्थ्य केंद्र से या जो कोविड कंट्रोल नंबर दिए गए सीएमओ का, एडीएम साहब का, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक लॉकडाउन आप लगाएंगे, कब तक कोरोना रफ्तार में अंकुश लगाएंगे? अंकुश लगाना है तो आप कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लगाएं जो वुहान से फैल करके जहर जो है पूरे देश प्रदेश विश्व में कहर बरपा रहा है। सुरभि, बिल्कुल भानु, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है प्रदेश में? जी, वैक्सीनेशन की बात करूं तो यूपी सरकार का आप देखिए वो तो कह रही हो, क्योंकि अगर बात करूं देश की तो देश में दूसरे स्टेट यूपी आता है कोरोना संक्रमित मरीज संख्या में, और यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर के योगी सरकार अलर्ट मूड बिल्कुल दिखाई, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं संक्रमित हो चुके हैं।
उनके डिप्टी सीएम स्वयं संक्रमित हुए हैं। इस बार जो कोरोना की लहर है तो वैक्सीनेशन जो टीकाकरण होना है वो बड़े शोर चल रहा है। इस समय जो 45+ उनको लग रहा है, 18+ वालों को अभी वैक्सीनेशन 24 मई के बाद स्टार्ट होगा। उन्नाव में जिस सरकार ने भी कहा था कि सबसे बड़ा सवाल बच्चों का, जो बच्चे कोरोना संक्रमित है। मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में 5 लोग संक्रमित हुए थे। मैं भी कोरोना से बाहर निकल के आया हूँ। मैं ऑलरेडी 14 दिन क्वारंटाइन रहा, होम आइसोलेशन घर पे रहा, मैंने बाकायदा उसका पालन किया और मैं आज आपके सामने लोकमंच के सामने खड़ा हूँ तो कोरोना नियमों का बाकायदा पालन किया सब आगे। लेकिन हाँ, इन 14 दिनों में मैं बात करूँ कि जिला स्तर से या जो अधिकारी है या डीएम स्तर से जो सुविधाएं देनी चाहिए आम जनता के लिए, बराबर संपर्क किया जाता है कोविड कंट्रोल रूम से। किसी को तकलीफ न हो, कहीं समस्या ऑक्सीजन ये इसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है, ऑक्सीमीटर पल्स बाकायदा जानकारी ली। लेकिन अभी भी गांव-गांव में जाकर के कोविड की टीमें जो है LT वाली वो जांच करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी जांच कराएं। कोरोना की वैश्विक महामारी का मुफ्त इलाज भी दिया जाता है, दवाएं मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी का इलाज यानी कि उसकी अपनी जांच नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अंदर भय व्याप्त है, डर व्याप्त है कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया तो मुझे अस्पताल में रख दिया जाएगा, जहां पर वो आधे लोग बीमारी से परेशान होते हैं, आधे वहां का दहशत माहौल देख करके खत्म हो रहे हैं। तो भी बिल्कुल बिल्कुल भानु बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं पुलकित के पास। पुलकित, अभी तक स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों की बहुत बुरी स्थिति थी, जो हम तस्वीर अभी तक देखते हुए आ रहे थे कि लोग ऑक्सीजन की वजह से, बेड ना मिलने की वजह से जान गंवा रहे थे, चीख पुकार अस्पतालों में मचा हुआ था। लेकिन अब क्या स्थिति है, क्योंकि मामले घटे हैं, बहुत कम मामले हैं पहले के मुकाबले। जिस यूपी में पहले कभी 30,000, 34,000, 35,000 तक मामले सामने आ रहे थे, आज वहां पे 8,000 मामले हैं। अच्छी बात है ये, लेकिन अब स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति क्या है? ये आपको बता दें कि इस टाइम स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कोरोना पेशेंट जो है बहुत ही कम मिल रहे हैं, जिससे और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जो है डॉक्टर, क्या मरीजों को बेहतर इलाज सुविधाएं मिल पा रही है पुलकित? जी बिल्कुल बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट जो बंद पड़ा था हरदोई में वो भी चालू कर दिया गया है, जिससे जो है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो रही हरदोई में। मतलब स्वास्थ्य केंद्रों की काफी बेहतर स्थिति है। बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, अब जिले में क्या स्थिति है अस्पतालों के स्वास्थ्य केंद्रों की? क्योंकि अभी तक पूरे देश का जो अस्पतालों से तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा भयभीत करती थी, लेकिन अब क्या कुछ देखा जाता है अस्पतालों में? आप जहां मौजूद है, अगर हम वहीं की बात कर लें तो क्या सुविधाएं देखी आपने? सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा था, लगातार ऑक्सीजन की जो किल्लत थी वो कानपुर शहर में अब कम हो गई है और अन्य जनपदों को हमारे यहाँ कानपुर से ऑक्सीजन सप्लाई करी जा रही है। और जितने भी हॉस्पिटल थे कोविड वाले, सबको एक मेंटेन कर दिया गया। वहाँ दवाओं का और ऑक्सीजन का जो स्तर है वो काफी हद तक सुधार में आ चुका है, जिससे कि लगातार जो संक्रमण के मामले हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। हिमांशु जी, डॉक्टर साहब मौजूद है, आप उनसे बात करने की कोशिश करें संक्रमण को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर अपने स्तर पर। सर, जो संक्रमण जो घट रहा है अपने कानपुर नगर में, जैसे शुरू में काफी ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं लोगों को मुहैया हो पा रही थी, जिसके कारण लोग मरीज दम तोड़ रहे थे। आज के समय में, वर्तमान समय की क्या स्थिति है सर? हमारे इस टाइम वर्तमान समय में जो हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर, एलएस अस्पताल के अंदर हमारे पास बेड भी पूरे मुहैया है और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है और पूरी ऑक्सीजन सप्लाई भी है। हमारे पास इस टाइम जो है पूरी अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, सभी मरीजों को पूरी ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल रही है और सारे बेड भी खाली है। तो कहीं हम ये देखेंगे तो अब हम लोगों ने काफी हद तक अपनी स्थिति जो है बहुत अच्छी कर दी है और मेडिकल कॉलेज में इस टाइम कोई भी मरीज ऐसा नहीं है जिसको ऑक्सीजन की किल्लत है। इस टाइम सभी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, सब बेहतर है। ये भी बहुत बड़ा रोल है हम लोगों का पूरे प्रशासन का, कि जिन्होंने पूरा सहयोग किया और ऑक्सीजन सप्लाई को बिल्कुल यथावत नहीं। आज के समय में अगर आपके यहाँ कोई कोविड पेशेंट आ जाएगा तो वो पूरी तरह से इलाज कराने के लिए, मतलब सही उसका इलाज हो सकेगा सही से? हाँ जी, हमारे यहाँ कोई भी कोविड पेशेंट आ रहा है तो उसको प्रॉपर बेड मिल रहा है, सारी दवाएं मिल रही है, हर चीज व्यवस्था मिल रही है, खाना पीना सब मुहैया कराया जा रहा है, तो किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सुरभि जी, जितनी भी व्यवस्था थी उससे कई तरीके से सुधार कर लिया गया। लगातार डॉक्टरों के जो प्रयास थे वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि संक्रमण में गिरावट दर्ज करी जा रही है। हिमांशु, तीसरी लहर की रफ्तार जरूर कम है। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करें कि जो दूसरे पीक में, कोरोना की दूसरी लहर में हमने क्षति झेली या जो महामारी का दौर हमने झेला, पूरी उम्मीद है कि तीसरे लहर में ऐसा कुछ ना हो और हालांकि हालात नियंत्रण में है। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर साहब उन्हें?
सर, जो कोरोना की जो थर्ड लहर आ रही, तीसरी लहर आ रही है, वो किस तरह की है और उससे लोग उससे किस तरह से अपना बचाव करें जिससे कि उससे बचा जा सके, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी देंगे लोग? देखिए, जो कोरोना की थर्ड वेव आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि थर्ड वेव आने की संभावनाएं हो रही है, तो हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है, समुचित व्यवस्था कर रखी है, ऑक्सीजन पूरे कर रखे हैं, बेड कर रखे हैं, जो यहाँ पे बच्चों के बेड की व्यवस्था हो रही थी, बच्चों के बेड भी हम लोगों ने बढ़ा ली है, पूरी ऑक्सीजन सप्लाई है हर जगह। तो हम लोगों ने पूर्ण रूप से जितना भी हो सकता है अच्छे से अच्छे इंतजाम कर रखे हैं कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति यहाँ जिसके बीच में हम लोग ठीक से पहुंचे थे, अगर ऐसी स्थिति कोई थर्ड वेव में आती तो हम लोग पूरी तरीके से उसको काबू में कर। सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि थर्ड लहर कोरोना की है, तीसरी लहर, उसको लेकर कानपुर में जो डॉक्टर हैं हाईलाइट के, वो सभी बहुत पूरी तरह तैयारी में है जिससे कि थर्ड तीसरी लहर से निपटा जा सके। और माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों में ज्यादा इंफेक्शन के मतलब फैलेगा, बच्चों में उसका खतरा ज्यादा बढ़ेगा। उसके लिए अस्पताल प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तरह से कमर कस ली है। ये कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। और लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सर, हमारे दर्शकों से और जो पेशेंट है उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं, कैसे बचें इससे, और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सभी लोग लगाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और सरकार की जो समय समय पर गाइडलाइन जारी होती है उनका पूर्ण रूप से पालन करें और संक्रमण की चेन को हम सभी रोक पाए। इसीलिए हम इन सब उपायों को अपना के हम हर वेव को रोक पाए। बिल्कुल हिमांशु, सुना हमने के जितने भी नियम है, कोविड की गाइडलाइन है, उनका पालन करना बहुत जरूरी है जिससे कि संक्रमण को कम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु बने रहेगा। सीधा चलते हैं उन्नाव भानु के पास। भानु, स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है, अस्पताल की क्या स्थिति? आखिरी प्रश्न और कम शब्दों में जवाब दें आप। तो भी माफी चाहूंगा, मुझे आपकी आवाज नहीं मिली, कृपया दोबारा क्वेश्चन करें, सवाल करें। भानु, क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। भानु, आपसे आखिरी प्रश्न है, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा कि अभी स्वास्थ्य केंद्रों की जिले में क्या स्थिति है, अस्पताल की क्या स्थिति है, क्योंकि जैसे तस्वीर अभी तक देश के अलग अलग अस्पतालों से देखने को मिली थी वो बहुत ही ज्यादा भयावह थी, बहुत चिंता का विषय था। अब क्या स्थिति आप देखते हैं अस्पतालों में? स्वास्थ्य केंद्र की मैं बात करूं तो वहाँ पर कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्याएं तो कम है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ओपीडी वगैरह बंद है, पेशेंट वहाँ बहुत कम मिल रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य की जो टीमें हैं वो क्षेत्र में जाकर के कोरोना जांच संक्रमण मरीज है या जो नॉर्मल मरीज उनकी जांच करके लगातार कोरोना मरीजों की संख्याओं का जानने का प्रयास कर रही है। उसके बाद उनको अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसको उचित इलाज मिल सके, उसके दवा से लेकर के उसको होम आइसोलेशन कराना या उसको अन्य व्यवस्थाएं देना, इस तरह टीमें ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के लगातार इस संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है। मतलब पहले से स्थिति बेहतर है, बने रहेगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं अब पुलकित के पास। पुलकित, हमें बात करने की कोशिश की, आप तीनों से ही अलग अलग यूपी के जिलों से जैसे आप जुड़े, जानने की कोशिश की ब्लैक फंगस को लेकर, संक्रमण को लेकर, तमाम तरह का जिक्र किया। अभी जिले में क्या स्थिति बनी हुई है संक्रमण और ब्लैक फंगस को लेकर? स्थिति क्या पहले की तरह भयावह है या नियंत्रण में है? पुलकित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी पुलकित, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा कि अभी प्रदेश की क्या स्थिति है? जी, कोरोना महामारी को लेकर अभी कर्फ्यू लगा हुआ है जिले में, तो अभी इस वक्त प्रदेश की क्या स्थिति है? जी बता दें, जब से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है तब से जो है कोरोना संक्रमण की गति जो है उससे ब्रेक लग गया है, पर मौतों पे भी ब्रेक नहीं लगा है। और अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो हमने प्राइवेट डॉक्टर अमित शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे ही बात की थी। उन्होंने बताया था कि जो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं या जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है उनको जो है ब्लैक फंगस जल्दी होने का डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों का ही हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ यूपी के 3 अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े थे हमारे साथ। भानु उन्नाव से, पुलकित हरदोई से और हिमांशु कानपुर से जुड़े। हमने तीनों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या स्थिति है, क्योंकि जिस यूपी के अंदर 35,000 30,000 मामले सामने, आज यूपी की स्थिति क्या है, क्योंकि अब 24 घंटे में 8,000 के तकरीबन मामले सामने आए। लेकिन अभी एक और नया खतरा देश की तरफ बढ़ रहा है, ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और संक्रमण से ज्यादा खुद भी बचे और अपने को भी बचाएं।
फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।